अब चालू करना है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। अगर ये बात की जाए कि जल प्रदूषण से कितने लोग मरेंगे, वायु प्रदूषण से कितने लोग मरेंगे, तो प्रदूषण होता है, चाहे वो जल का हो चाहे वायु का हो। लेकिन जब वायु के प्रदूषण की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है तो रातों रात पूरा शहर समाप्त हो जाता है। रातों रात पूरा शहर समाप्त हो जाता है। 3-4 दिसंबर की रात को भोपाल में ऐसा ही काम हुआ। 3-4 दिसंबर की रात को भोपाल में कुछ ऐसा ही काम हुआ और वहां गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण हजारों लोग रातों रात खत्म हो गए। सुना होगा आपने भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड हमारे देश में प्रदूषण का एक जीता जाता उदाहरण है कि किस तरह से एक वायु प्रदूषण का लीक होता है, मतलब एक फैक्ट्री से लीक होता है और रातों रात हजारों लोग मृत्यु की आगोश में चले जाते हैं। रातों रात चले जाते हैं, उसको इंतजार नहीं करना पड़ता, इंतजार नहीं करना पड़ता। कई लोग तो सोए हैं तो सोए रह गए। वायु में ठोस, द्रव या गैस की प्रदूषक की मात्रा अगर इतनी मिल जाए कि वायु आपके उपयोग लायक न रहे, पर्यावरण को क्षति करे, जीव जंतुओं को क्षति करे, अन्य जीवों को क्षति करे, तो यह कहा जाएगा कि वायु प्रदूषण हो रहा है। जब जेम्स वाट ने भाप इंजन का प्रयोग किया, जेम्स वाट का नाम सुने होंगे? नहीं सुने? नहीं सुने? कौन सुना है? भाप से जेम्स वाट ने ट्रेन को चलाया और धीरे धीरे यहां से विकास उत्पन्न हुआ और बहुत तेजी से औद्योगिक विकास हुआ। बहुत तेजी से औद्योगिक विकास हुआ और यह औद्योगिक विकास इतना हुआ कि पूरे विश्व में उद्योगों ने बहुत तेजी से अपना स्थान बनाया और कई सारे प्रोडक्शन किए जाने लगे। जो हमको प्रोडक्शन करने के लिए कई महीनों लग जाते थे, वो कुछ दिनों में कंप्लीट होने लगे। कपड़ा बनाने के लिए पहले आपको मतलब चरखा चलाना पड़ता था। कई सारे ऐसे लंबे काम थे जिसको उद्योग ने कम शक्ति में और कम समय में समेट के रख दिया। लेकिन उस उद्योग ने क्या किया? पर्यावरण प्रदूषण करना चालू कर दिया बड़े स्तर पे। और ये देखा गया सामान्यतः ये जो पर्यावरण प्रदूषण है ये शहरों में ज्यादा फैला, क्योंकि जहां उद्योगों का विकास हुआ वहां मनुष्यों का रहना चालू हुआ। वो क्षेत्र नगर की ओर और धीरे धीरे महानगर की ओर विकसित हुए, और जब वो महानगर की ओर विकसित हुए, उद्योग हुए, उन सब ने क्या किया? संयुक्त रूप से पर्यावरण वायु प्रदूषण का काम प्रारंभ किया। ये जानबूझ के नहीं किया गया। अगर हम ये कहें, एक तरफा कहें कि ये जानबूझ के किया गया, तो ये जानबूझ के नहीं किया गया है। ये आवश्यकता के आधार पर किया गया प्रदूषण है। मैंने पहले भी कहा था कि आप अगर ये कल्पना कर रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त किया जा सकता है, तो समाप्त नहीं किया जा सकता। कारण क्या है? कारण यह है कि आपकी कई सारी मौलिक आवश्यक चीजें पर्यावरण प्रदूषण का ही परिणाम है। चाहे वो आपके कपड़े हो, चाहे जूते हो, चाहे घड़ी हो, चाहे एनीथिंग, किसी ना किसी कारखाने से आपके आ रहे हैं और वो कारखाना कहीं ना कहीं छोटे या बड़े रूप में पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। तो इसी पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत वायु प्रदूषण
भी एक प्रदूषण है। जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में, स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ, तो वहां इस बात को बड़ी मजबूती के साथ रखा गया कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण है, ये किसी क्षेत्र की समस्या नहीं है, किसी देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक तरह की वैश्विक समस्या है, ये ग्लोबल स्तर की समस्या है। पूरा विश्व इससे प्रभावित होता है, पूरा विश्व प्रभावित होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा तो एक ही जगह होगा। पर्यावरण प्रदूषण होगा तो एक ही जगह होगा। अगर आप कहीं परमाणु बम गिराओगे तो केवल वहीं जहां गिरा है वहां प्रभाव नहीं करेगा, उसके आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक जाएगा, उसके रेडिएशन सैकड़ों किलोमीटर तक जाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि परमाणु बम गिरा, पर्यावरण प्रदूषण हुआ तो कोई एक निश्चित क्षेत्र ही पोल्यूटेड हुआ, नहीं, सैकड़ों किलोमीटर। और उसकी अवधि निर्धारित नहीं कर सकते आप, अवधि निर्धारित नहीं कर सकते कि कब तक उस प्रदूषण का प्रभाव होगा। जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, तो क्या उसका प्रभाव कुछ निश्चित समय के लिए था? आज तक देखा जाता है, आज तक उस प्रभाव के कारण विकलांग बच्चे पैदा होते हैं वहां, आज तक। वो पूरा क्षेत्र एक तरह से बहुत खतरनाक क्षेत्र माना जाता है, वहां कोई रहना नहीं चाहता। ना उसका एरिया आप डिसाइड कर सकते हो और ना ही अवधि डिसाइड कर सकते हो। परमाणु बम बनने के बाद भी उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसका बड़ा कारण यह है कि उससे केवल वो क्षेत्र प्रभावित नहीं होता जहां उसका उपयोग किया गया है, उससे आसपास के भी सारे क्षेत्र प्रभावित हो जाएंगे। मान लो जितने भी वैश्विक स्तर के लड़ाई हो रहे हैं, अगर रूस वर्तमान में यूक्रेन पे हमला कर दे, परमाणु बम गिरा दे, तो केवल यूक्रेन को नुकसान होगा क्या? नहीं होगा, उससे रूस के भी कई सारे क्षेत्र उसमें शामिल हो जाएंगे, पोलैंड के शामिल हो जाएंगे, आसपास यूरोप के कई सारे देश उसमें आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो वायु प्रदूषण या कोई भी प्रदूषण, अगर एक जगह प्रदूषण हो रहा है तो पर्टिकुलर आप ये नहीं कह सकते कि केवल यही क्षेत्र प्रदूषित होगा। महानगर प्रदूषित हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे शहर प्रदूषित नहीं हुए, दूसरे गांव प्रदूषित नहीं हुए। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में यही बात कही गई कि हम जो पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, इसका जो विनाश होगा वो किसी एक निश्चित क्षेत्र में नहीं होगा, किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं होगा। आवश्यक है कि इस पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। समाप्त यदि नहीं किया जा सकता तो कम से कम इतना तो नियंत्रित कर लिया जाए जहां तक संभव हो। ठीक है? तो इस स्टॉकहोम सम्मेलन में कई सारे देशों ने भाग लिया, भारत भी उसका एक हिस्सा था। भारत ने भी उस ट्रीटी पे साइन किया है और इसी कारण से भारत ने भी उस ट्रीटी को लागू करने के लिए जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 बनाया और लागू किया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 बनाया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया। 3 तरह के महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए। अच्छा, ये जो अधिनियम बनाए गए केवल वैश्विक दबाव है ऐसा कारण नहीं है, केवल वैश्विक दबाव के कारण यह बनाया गया ऐसा नहीं है। साफ पर्यावरण आपका मूलभूत अधिकार है, साफ पर्यावरण आपका मूलभूत अधिकार है। कई सारे सुप्रीम कोर्ट में मामले गए, सुभाष कुमार वर्सेस बिहार राज्य का,
एमसी मेहता का, जो पहले भी मैंने केस आपको लिखवाए हैं, मुरली देवड़ा का। तो ये सारे केस क्यों गए? श्रीराम फूड फर्टिलाइजर का मामला, भोपाल गैस कांड का मामला, एमसी मेहता के तो कई सारे केस हैं। इन सारे केस में अगर एक निष्कर्ष निकाला जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे वादी को उनके हितों की रक्षा का काम किया? केवल एक आधार है, आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आपका स्वच्छ पर्यावरण भी शामिल है। ठीक है, यही कारण है कि कई सारे जब निर्माण कार्य होते हैं तो उसके लिए एनओसी जारी होती है। ठीक है, कितने जंगल कटेंगे, कितने पर्यावरण को नुकसान होगा, और उसके लिए कंपनसेशन के रूप में नई जंगल स्थापित की जाती है। आपने जो नुकसान किया उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो वायु प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत आपके कुल 7 अध्याय हैं। अध्याय कितने हैं? और सेक्शन 54। इतना ही पढ़ना है आपको, 7 अध्याय और 54 सेक्शन, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 इसका नाम है। पूरे भारत पे इसका विस्तार है। इसके बाद जो परिभाषा आती है, परिभाषा में 2-3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इसमें प्रदूषक की परिभाषा है, प्रदूषक की परिभाषा है, फिर प्रदूषण की परिभाषा है, ऑक्यूपायर जिसको अधिभोगी कहते हैं उसकी परिभाषा है, कंट्रोल इक्विपमेंट यानी नियंत्रण उपस्कर की परिभाषा है, उत्सर्जन की परिभाषा है, इमिशन जिसको आप कहते हैं। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, और राज्य बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड के संबंध में यह बताया गया है कि राज्य बोर्ड जहां जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम अप्लाई किया गया है, जहां वो लागू है, वहां अगर जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जल बोर्ड का गठन किया गया है तो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड की जब बात होगी तो वही बोर्ड की बात होगी, अलग से कोई बोर्ड की स्थापना नहीं की गई है। इसी के साथ जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जो केंद्रीय बोर्ड की स्थापना की गई है, वो केंद्रीय बोर्ड भी वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड उसी में मर्ज किया गया है, अलग से केंद्रीय बोर्ड नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये जो अधिनियम है, जैसा कि आपको यह समझ में आया होगा कि हम बात करते हैं कि 3 तरह की सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची या जिसको संघ सूची आप कहते हैं, और तीसरा समवर्ती सूची। तो इन 3 सूचियों में पावर तो आप जानते ही हैं, समवर्ती सूची में दोनों नियम बना लेंगे, केंद्र में केवल केंद्र और राज्य में केवल राज्य। ठीक है, बात आती है वायु किस क्षेत्र में आएगा, तो वायु ना ही केंद्र में आता है, ना ही राज्य में आता है, ना ही समवर्ती में आता है। जब तीनों लिस्ट में नहीं आता तो आपने एक चीज देखा होगा 253 कि अंतर्राष्ट्रीय करार को लागू करने के लिए केंद्र सरकार नियम बना सकता है। तो इस अधिनियम को 2 जगह से शक्ति प्राप्त होती है, एक 253 से जो अंतर्राष्ट्रीय करार को लागू करवाने के लिए अधिनियम बनाने की शक्ति केंद्र को देती है, और दूसरा 248 से। 248 इसलिए क्योंकि ऐसे सारे विषय जो ना ही संघ सूची में है
जो ना ही राज्य सूची में है और जो ना ही समवर्ती सूची में है, ऐसे समस्त विषय किसमें आ जाते हैं? अवशिष्ट सूची में। ये मान लिया जाएगा कि वो रिसिड्यूसरी पावर के अंतर्गत आ जाती है, और सारी रिसिड्यूसरी पावर किसके पास होती है? केंद्र के पास। सारी अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती है? केंद्र के पास। जिसमें विषय में नहीं लिखा हो उस सारे पे केंद्र नियम बना सकता है। ठीक है, तो ये अधिनियम बेसिकली आपका 253 और 248 से संबंधित है। जल प्रदूषण के संबंध में हमने क्या देखा? ये 252 से संबंधित था, जल प्रदूषण, क्योंकि वहां कुछ राज्यों ने मिलकर अप्लाई किया था केंद्र शासन को कि आप हमारे लिए नियम बनाइए, तब उन्होंने ये नियम बनाया था। ठीक है, तो हम बात करेंगे कल से वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के बारे में। ठीक है।